पिछले क्लास में तुम लोगों को बताया गया था कि जी बहुत सारे कांग्रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी दूसरा प्लेटफॉर्म था, है ना। अभी तक कांग्रेस प्लेटफॉर्म में तो बहुत कुछ तुम लोग देख रहा था। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म तैयार हुए थे। स्वराज पार्टी हो गया, ये कोई मतलब नहीं है। जैसे रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या मूवमेंट का बात करते तो ये कांग्रेस का कभी प्लेटफॉर्म यूज़ किया ही नहीं था। तुम पिछले क्लास में थे, यूट्यूब में अपलोड कर दिया है वीडियो, देख लेना उस चीज़ में, ठीक है ना। विल गेट टू। अभी कोशिश करो, ठीक है, तुम्हारा जेन्युइन रीजन है, कोशिश करो। फिर तो रिपीट करते ही बहुत सारा चीज़ लूप में ही घूमता है ना, लूप में घूमेगा। हाँ, हिस्ट्री ऑप्शनल सब लूप में घूमना वो असंभव है, क्योंकि उसका प्रीलिम्स और मेंस में वेटेज नहीं है। तो एक बार जो पढ़ा दे जस का तस हो गया वो सब चीज़। जो प्रीलिम्स और मेंस में जो होता है वो लूप में घूमता है, मेंस कभी लूप में, ऑप्शनल कभी लूप में नहीं घूमता है। जान लेना ये चीज़, तुम स्पेशली जान लेना इस चीज़ को अंकित। जिस हिसाब से तुम पूरा छोड़ते जा रहे हो ऑप्शनल क्लास, कम से कम यूट्यूब में भी फॉलो करो उस चीज़ को। तो फिर क्यों होगा? क्योंकि उसका तो मेंस और प्रीलिम्स में कोई वेटेज ही नहीं है, तो क्यों तुमको कोई रिपीट करेगा? सिंपल सा लॉजिकल चीज़ है ये। क्या करो यार, टाइम के साथ नहीं रहोगे तो टाइम आगे निकल जाएगा, समझो बात को। हाँ, इसमें हमने एनी बेसेंट का जो होम रूल मूवमेंट था वो देखने का प्रयास किया। क्या तिलक जी का रोल था, तिलक जी ने किस तरह वहाँ पे गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था मास को मोबिलाइज करने का, और अभी तक प्रचलन है वो। तो बाल गंगाधर तिलक को इस तरह जाता है, और अभी तक वहाँ पे गणपति बाबा मोड़िया, मंगल मूर्ति मोड़िया होता है, समझे, महाराष्ट्र में। इनके काम की वजह से इनको टाइटल दिया गया लोकमान्य। तुम लोगों को मिलेगा, ये बहुत बड़ा टाइटल होता है। हाँ, ऐसे बड़े बड़े लोग सब हैं, ठीक है। तो अब डायरेक्ट इनसे भी बड़े बाबा गांधी बाबा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबके गुरु आ रहे हैं, अब खुश रहो। तुम्हारा सौभाग्य है कि गांधी जी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं जो भी लिमिटेड नॉलेज है मेरा, अब बिल्कुल लिमिटेड नॉलेज है। इनको समझने के लिए बाबू 10 जन्म लेना पड़ेगा इनका इतिहास समझने के लिए, ठीक है ना। इतने बड़े रहे हैं, जो बापू रहे हैं, एक कंट्री के जो फादर रहे हैं। देखो, सबसे बड़ा ताजुब कभी कभी हमें इस बात का भी होता है कि मैं कभी रूम में बैठता हूँ और कभी सोचता हूँ कि क्या मतलब पर्सनालिटी की इस ज़मीन ने जन्म दिया और उस ज़मीन के वो पिता बनी है। बड़ी बात है, सोचोगे ठीक से तो, कि जिस ज़मीन ने आपको पैदा किया उसी के फादर आप बन गए, तो कोई छोटा बात तो नहीं हुआ, ये तो बहुत बड़ा बात हो गया, सोचो तो। तो इसलिए बहुत गर्व लगता है। और यदि हमारे जीवन में तुम गांधी जी का रोल देखोगे तो बाबू, तो गांधी जी हमारे साथ ही जीते हैं, हर एक चीज़ में जीते हैं गांधी जी, हर एक हमारे जो। इसलिए मैं गांधी जी का क्रिटिक तो कभी नहीं बनता हूँ, और जो आता है हमारे सामने में क्रिटिक बाबू, उसका कान पकड़ के उठ बैठ करवाता हूँ उसको, कि तुमको कोई हिम्मत नहीं है गांधी जी के बारे में तुम खराब बोल सकते हो। हम मानते हैं मतभेद होता है, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ इनका मतभेद हुआ था बहुत सारे चीज़ को लेके। क्यों? क्योंकि वो मास लीडर थे और बाबा अम्बेडकर एक लोकल लीडर थे, एक तबका को लेकर चल रहे थे। जब आपका तबका बहुत बड़ा होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हर एक इंडिविजुअल का एस्पिरेशन आप नहीं देख सकते, उसके बाद आपको मास का कवर करना पड़ता है, तो उसका दृष्टिकोण अलग होता है। समझ रहे हो बात को ना। तो गांधी जी थे, गांधी जी ने ऐसा क्या काम किया था सभी जानेंगे। इट्स वेरी वेरी नाइस। तो ये एस्पेक्ट 5 है, इसमें जानेंगे कि राइज ऑफ गांधी जी, गांधीयन लीडरशिप। गांधीयन लीडरशिप क्यों गांधी जी इतना आगे बढ़े, क्या रीजन था? बिकॉज ऑफ नॉन वायलेंस। फिर नॉन वायलेंस का बात करें तो फिर बुद्धा आएंगे वहाँ पे, सब लिंक है। देखो, मेन स्टेज ऑफ गांधी मूवमेंट वॉज रूरल इंडिया। हाँ, पहला इंसान जो है कि जिसने केवल अर्बन को वैल्यूज नहीं दिया, ये रूरल इंडिया को भी ध्यान दिया। क्योंकि अभी तक जितने मूवमेंट हो रहे थे तुम लोग जान रहे हो, चाहे वो स्वदेशी मूवमेंट हो रहे हो या इससे पहले 1885 में जो भी INC का गठन हुआ, उसके बाद जो अपील था वो अर्बन तक ही सीमित था और वो इंटेलेक्चुअल तक ही सीमित था। ये पहले इंसान है कि जो बोले कि रूरल इंडिया में, तुम्हारे पास नोट्स है ना जी, तो पहला इंसान है कि जो बोल रहे कि नो, विलेज वाले भी आना चाहिए। अच्छा, कि विलेज ज़्यादा है, अभी भी भारत का दिल कहाँ बसता है? विलेज में ही बसता है। अब विलेज में बसता है मतलब एग्रीकल्चर में बसता है डायरेक्ट, इसका ये है श्रेय। तब जब तक ये मास आदमी को हम जोड़ेंगे नहीं मूवमेंट के लिए, तब तक मूवमेंट कैसे सही हो सकता है? गांधी जी फर्स्ट लीडर है जिन्होंने समझा कि महिलाओं को भी जुड़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महिला का आबादी है, घर तक सीमित है, उसको निकालो घर से। तो ऐसे विजनरी वाले लीडर जो हर तबका को निकालने का प्रयास किए हैं,
और हुआ है। यही कारण है कि इनका जो भी मूवमेंट से जुड़े रहे सभी बहुत सक्सेसफुल रहा। चाहे वो बात का क्विट इंडिया मूवमेंट ही देखो, जहाँ पे बहुत बड़ा स्लोगन दे देते हैं, तुम लोग जानते ही हो। गांधी जी बारे में मैंने इतना कुछ तुम लोग को सिंपल लैंग्वेज में ही बता दिया है पहले ही, क्योंकि उनके बारे में हर एक लेक्चर में ही मैं बात करता हूँ। और अभी तो हमको लिबर्टी मिल गया कि गांधी के बारे में कितना बोल सकते हैं हम तो खूब बोलेंगे गांधी जी के बारे में, हमारे गुरु है, ठीक है ना। तो मास मोबिलाइजेशन टेक्निक ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि मास को कैसे कर लेते थे, क्या खास बात था कि मास अट्रैक्ट हो जाता था। सिंपलिसिटी, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जौनोधारी है आदमी, खादी में चल रहे हैं, धोती पहने हुए हैं, कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा उनके सामने, बोलेगा कि हम ही तो है ये। कई आदमी देखते हो कि बहुत सादगी भरा रहता है और उसको देखने से लगता है कि यार इसके साथ बात करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तुरंत समझ लेता है, क्योंकि उसका पर्सनैलिटी ऐसा है, उसको बात करने का तरीका है, कुछ नहीं होगा बैठ जाएगा वहीं पे, चलो खाते हैं। तो ऐसा आदमी से तुमको खुलने में कोई दिक्कत नहीं लगता है। तो गांधी बाबा भी वही थे। ये बताएंगे इनके कैरिस्मेटिक कैरेक्टर, क्या क्या चीज़ था इनके पास कि लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, खाली हिंदू के लीडर नहीं थे, मुस्लिम के भी लीडर थे ये। तो कोई कहे तो कैसा ब्रिज होना चाहिए, कैसा लीडरशिप होना चाहिए, तो गांधी जी जैसा लीडरशिप होना चाहिए कि जो हर संप्रदाय को लेकर चल सके। गांधी नेशनलिस्टिक नेचर ऑफ गांधीयन मास मूवमेंट, गांधी जी का मास मूवमेंट का नेचर क्या था? नॉन वायलेंस, है ना, सत्याग्रह, सही रास्ते पे चलना बिना कोई उसके प्रॉब्लम के। गांधीयन नेशनलिस्टिक स्ट्रगल, जो गांधी जी जो लड़े थे, क्या है वही NCM CDM सभी चीज़ जानेंगे। सत्याग्रह के बारे में छोटा सा नोट। बेसिक फिलोसॉफी, सत्याग्रह क्या है? आप सत्याग्रह वो बाबा करके आ चुके हैं साउथ अफ्रीका से, वहाँ से अनुभव उठाएंगे अपना भारत में। उसके बाद इमरजेंस ऑफ गांधी इन इंडियन पॉलिटिकल सीन, कैसे इंडियन पॉलिटिकल सीन में गांधी जी एक लीडर बनकर उभरे। और गांधी जी जो पास किए हैं वो तो चंपारण मूवमेंट ही था। कहाँ लोकल लीडर कोई जानता ही नहीं था मास लेवल पे। हाँ, जानता था कि कोई एक है साउथ अफ्रीका में करके आया इंडिया, मगर पहली बार टेस्ट हुआ ना कि गांधी बाबा हमारे इंडियन हिस्टोरी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट कारगर साबित थे, ये यहाँ पे भी प्रेशर क्रिएट कर सकते। तो वो चंपारण मूवमेंट था, राम शुक्ल जो बुलाए थे उनको, और उसके बाद उन्होंने जो क्रांति किया चंपारण में, तो लोग को लग गया कि भाई एक लीडर यही है, अब सही लीडरशिप मिला है, पीछे पीछे चले जाओ, अब ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है कि एक कोई आया बहुत दिन बाद कोई एक ढंग का लीडर मिला है, चल जाओ पीछे पीछे। यहाँ तक तुम सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहानी पढ़ोगे ना बाबू, तो ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है, 2-3 साल का ही अंतर है। तो सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं गांधी जी का। जब गांधी जी का स्पीच सुनने के लिए गए थे, ठीक है ना, हाँ, तो बोलते थे यही क्या है, ये क्या करेगा, ठीक है ना। मैं बाद में देखे कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ऊपर का चीज़ है, तो वो अपना भी पूरा लग गए उनके पीछे। अब बाद में बहुत अच्छा शीर्ष वो बन गए। अच्छा कि उम्र ज़्यादा गैप नहीं है, इंटेलेक्चुअल भी ज़्यादा गैप नहीं है, क्यों? जान गए कि लीडर है भाई, तो लीडर है, जुड़ना चाहिए, समझ ना। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के एज में देखोगे तो सरदार वल्लभ भाई बहुत ज़्यादा सीनियर थे। गांधी जी के दो सबसे शिष्य कहोगे कि सबसे अच्छा डिसाइपल थे, तो वो मोहम्मद अली जिन्ना था और जवाहरलाल नेहरू थे। तो हम जिन्ना का बात करेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा इस कंट्री में, मगर तुम जिन्ना को जानते हो कितना, जानोगे ऑप्शनल में तो, और हम तुमको अंदर घुसा कर बात करेंगे जिन्ना के बारे में। और यही जिन्ना के बारे में जब LK आडवाणी जाके कुछ बोल देते हैं लाहौर में जाके, तो यहाँ पे बहुत बड़ा बगावत हो जाता है कि ये कैसे, हम उसको कैसे प्राइम मिनिस्टर का सीट देंगे। हिंदूवादी सोच, यदि हमारे मुस्लिम भी अच्छा किए, जैसे देखो मौलाना साहब आजाद जो एजुकेशन में पहला तो मैंने तो हर समय बोला है ना कि हमारा जो इंडिपेंडेंट कैबिनेट था बाबू, उसके ऊपर तो कोई किसी को हिम्मत ही नहीं है कि कोई टिप मनी कर दे, ठीक है ना। वैसा कभी नहीं आया है ना कभी आएगा वैसा कैबिनेट, क्योंकि सब एथिकल करेक्ट है, सब ने बहुत मुश्किल से लिया है, जीता, और बहुत ऊपर इंटेलेक्चुअल थे, सब ऊपर लेवल के इंटेलेक्चुअल थे, वो कंट्री को सर्व करेंगे। अपना आधा सैलरी जा रहे हैं लोग को देने के लिए कि हाँ हमारा कंट्री बहुत गरीब है, भूखा नंगा है, ये रखेगा, पैसा रखो, आधा तुम रखो, आधा हम चलाएंगे, अपना घर चलाना होगा हमको, आधा तुम चलाओ। ये सोच वाले लोग तब थे पहले, अभी होगा ऐसा? मगर ये गरिमा कोई बताने के लिए तैयार नहीं है इस कंट्री में। अब ये कंट्री आगे बहुत आगे निकल चुका है, ठीक है ना। कोई अच्छा इंस्पिरेशन देना नहीं चाहता है, सब बोलता है कि अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने से अच्छा होता है। बताओ तुम बलिया के जो हमारे सांसद थे चंद्रशेखर आजाद, आज जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो तो बाबू प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी एक अंधेरा रूम में सो सकते थे बलिया में जाकर, जहाँ मच्छर उछर लग रहा है सादगी तुम लोग के अंदर ये। और प्राइम मिनिस्टर थे, जाते थे बलिया में, वहाँ किसान वाला भी काम करते थे,
तो हमारे कंट्री में ऐसे ऐसे कौन जानता है चंद्रशेखर को? कोई नहीं जानता है। ये दुर्भाग्य है इस कंट्री का कि हम अपने लीडर को नहीं जानते, अपने इंस्पिरेशन को ठीक से नहीं जानते हैं। बस गांधी जी को इसलिए जानते हैं कि फादर ऑफ नेशन है, और भी जानते हैं गलत तरीके से जानते हैं, वो भी नैरेटिव गलत नैरेटिव से जानते हैं। है बहुत दुर्भाग्य है इस कंट्री का। देखो, फैक्टर फॉर द राइज ऑफ गांधी एज अ लीडर, क्या ऐसा क्या फैक्टर था गांधी जी लीडर बन के निकल गए? ये सभी चीज के बारे में जानकारी होगा तो समझो कितना हमको बोलने में मजा आएगा। जो बात है ना, इतना ही नहीं, संविधान में बताओ, संविधान हमारा लागू होता है तो फंडामेंटल राइट्स होता है, डीपीएसपी होता है, जिसके बारे में बहुत बार तुमसे बात हुआ है, एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और उसमें बोले थे कि इन्फोर्सेबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, मगर फिर भी स्टेट जब कोई भी कानून बनाएगा तो यहाँ से इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकता है, जैसे प्रियम्बल से कर सकता है। याद आया कुछ तुम लोग को? तो बिल्कुल डीपीएसपी में गांधी जी का जान छुपा हुआ है। हमारा डीपीएसपी 3 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं वेस्टर्न लिबरल, एक को बोलते हैं मार्क्सिस्ट वाला यानी कि सोशलिज्म वाला, और तीसरा हमारा गांधी बाबा का है। इसीलिए 2020 में बहुत बढ़िया से क्वेश्चन पूछ लेता है कि गांधीयन सोशलिज्म और मार्क्सियन सोशलिज्म में क्या अंतर था या फिर क्या सिमिलरिटी था। तो पूछा गया डीपीएसपी से, पूछा है और जाकर उधर हिस्ट्री ऑप्शन को टच कर दिया जाके उस तरह। मुझे आता है तुमको? नहीं आएगा बुझने। टेंड देखो ना उसका, पूछने का देखो ना तौर तरीका देखो ना सिविल सर्विस का, कहाँ से घुमा कहाँ पूछा है। तुम लोग रटते रहो बढ़िया से, है ना? बिल्कुल एनालिटिकल क्वेश्चन है, रटते रहो, डायरेक्ट करते रहो, बाबू फेल कर जाएगा बहुत बढ़िया से। चलो ठीक है, हमारा काम क्या है, घड़ियाना है बस। देखो गांधी जी, आप समझ गए गांधी जी का जो बेसिक एजुकेशन, वो जो डीपीएसपी में दिखता है, ग्राम स्वराज का बात करते थे हमारे बाबा कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ये बड़ा सेंट्रलाइज करने से कुछ नहीं होगा इस कंट्री में। हम बैठे हैं दिल्ली में और बना रहे हैं बेगूसराय का, बना रहे हैं बकरी का, बना रहे हैं गरपुड़ा का प्लान, कुछ नहीं होगा। जान ही नहीं रहे उस चीज के बारे में। हमको नीचे उतरना होगा, पावर को डिसेंट्रलाइज करना होगा। यही तो है ग्राम स्वराज का सपना बाबा का। और उसके बाद भी दुर्भाग्य की बात क्या है इस कंट्री में, उसके बाद भी गांधी जी का ये कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स में नहीं लिया, डीपीएसपी में लिया कि बाद में जब इंडिया समृद्ध होगा तो डीपीएसपी से फंडामेंटल राइट बना देंगे, जैसे राइट टू एजुकेशन बना दिए थे। डीपीएसपी से निकाल के बनाए कि नहीं बनाए? समझ में आ रहा है तुमको? तो जो इतना फादर रह गए इतना कुछ करते हुए, फिर भी उनका फिलोसॉफी फंडामेंटल राइट में नहीं आ पाया इस कंट्री में। बताओ और क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए तुमको? नेहरू जी भी नहीं ला पाए उस चीज को। नेहरू जी चाहते तो ला सकते थे पार्लियामेंट में। बहुत सारा प्रॉब्लम है, समझे? देखो मजा आएगा तुम लोग को समझने में। गांधी जी का जो है 1916 से लेके बाबू 1920 तक फील्ड वर्क किए हैं। तुम लोग की तरह ये नहीं कि आ गए पूरा मुंह उठा के, फील्ड वर्क, फुल फील्ड वर्क। अरे गांधी जी को अब समझना है देश को, तो जाएंगे गोखले साहब जो उनके पॉलिटिकल लीडर, उनके बात मानेंगे, सब चीज जानोगे। और वहाँ पे नॉन वायलेंस सत्याग्रह कैसे किया और कैसे नेशन ने स्वीकार किया कि एकमात्र तरीका हो सकता है ब्रिटिश को हटाने के लिए, बस कोई दूसरा तरीका नहीं है। कर लिया ये लोग, ये नेशनल, ये तुम्हारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, कुछ नहीं हुआ इससे। आईएनसी भी कर लिया, कुछ नहीं हुआ उससे। मॉडरेट्स भी हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक्सट्रीमिस्ट भी कुछ नहीं हुआ, सब भाग गया छोड़ छाड़ के। अब बस कोई हमारे पास मौका नहीं है, बस यही आदमी हमको दिलाएगा। वो कौन है? गांधी बाबा, ठीक है ना? कोई ऑप्शन नहीं था लोगों के पास। और जिस तरह गांधी जी उदय कर रहे थे, सब आदमी, हर तबका उनके साथ आ गया, जैसे नेपोलियन के साथ आया था। कॉन्टेक्स्ट अलग है, मगर नेपोलियन को बाद में धता बता दिया, हमारे बाबा को कभी धता नहीं बताया। सब आया साथ में और सब ने अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन किया। कोई कहेगा गांधी जी अकेलौता आदमी थे जिन्होंने आज़ादी दिया था, ऐसा भी नहीं है। गांधी जी बाइंडिंग फोर्स है। कुछ नहीं, सुनो शांति से, कुछ नहीं हुआ। गांधी जी जाकर अनशन में बैठ जाते थे, हो गया, ब्रिटिश आ गया प्रेशर में, क्योंकि आदमी का जुड़ा कुछ बाबा को हो गया तो ब्रिटिश को छोड़ेगा, सब हो जाएगा, मास प्रोटेस्ट मार देगा सबको। जब सीडीएम का जब मूवमेंट हुआ, समझो बात को, तो पूना पैक्ट कैसे हुआ? गांधी बाबा बैठ गए जाके सत्याग्रह पे। अम्बेडकर को झुकना पड़ा, यहाँ पे आना पड़ा कि बाबा छोड़ दीजिए ना, हो गया बाबा छोड़ दीजिए आप, ठीक है। हम मान ले रहे हैं कि चलिए SC ST को अलग से रिजर्वेशन नहीं देंगे, हिंदू के अंदर ही रहेगा, हमारे लिए अलग से आप सीट कर दीजिएगा। बोले ठीक है। अंदर में बैठ, कुछ होता था अंदर में बैठ जाते थे, बाबा नहीं खाएंगे आप, जले नहीं, जल त्याग दिए। तो देखो कितना सॉफ्ट कॉर्नर है, अभी उन्हीं का करके जंतर मंतर में धरना दे देता है लोग। सब बाबा का ही सिखाया हुआ चीज़ है।
आदमी इतना पीसफुल रहकर भी इतना बड़ा बन सकता है, सोचो ना। आदमी करेगा भी कुछ नहीं लॉ से। लॉ में तुम्हारा डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है, लोकतांत्रिक ढंग से तुम प्रोटेस्ट कर सकते हो, जिसको स्ट्राइक तुम नहीं बोल सकते। गांधी जी के बारे में समझ ही लो। गांधी जी बाबू साउथ अफ्रीका से ट्रांसवाल, तुमको पता होगा, स्टार्टेड क्या है करस्पॉन्डिंग। पहले बारे में समझते हैं क्या क्या हुआ है। चलो इसके इनका बायोग्राफी, हाँ यहाँ देखो, दूसरा पेज में देखो, दूसरा पेज में ज़्यादा बना दिया है, ठीक है ना। तो जितना बताए थे इसमें फिर से तुम्हारा वही आया है, अलग अलग कॉपी से दिए है, इसलिए आप देखते हैं। देखो हाँ, ये माइंड मैप देखो, नेशनल मूवमेंट वाला दिया है ना पेज तुम लोग को। देखो क्या हुआ। अब बाबू बोलना नहीं है, आप कल समझना है कि क्या स्ट्रेटेजी रहा है गांधी जी का और क्या कंट्री का स्थिति था उस समय। देखो क्या नहीं आया, मॉडरेट्स आया, एक्सट्रीमिस्ट आया, रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आया, होम रूल मूवमेंट हुआ। हाँ, ये कुछ न कुछ हद तक सिग्निफिकेंस रहा, ये आगे बढ़ा। ये मगर दिक्कत क्या था, ये अर्बन तक ही फोकस था, अर्बन एरियाज तक बता चुके ना तुम लोग को। विलेज में कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो केवल इंटेलेक्चुअल पीपल ही इंप्रेस हुए ये सभी चीज़ से, वही जानते थे। कॉमन पीपल को कुछ पता ही नहीं है भाई। और कहीं ना कहीं तुम्हारा रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट में तो तुम्हारा वायलेंस ऑफ एलिमेंट भी था। पहला फेज चला हो, सेकंड फेज चला हो, तो जानते हो कि वायलेंस था, पिस्टन से मार दिए, गन से मार दिए, पूरा वायलेंट है, समझ रहे हो। तो जब वायलेंट है तो मास मूवमेंट जो जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि कोई आदमी नहीं चाहेगा, यानी कि मेजोरिटी ऑफ आदमी नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जुड़े जहाँ पे वायलेंस हो रहा है, वो तो नहीं चाहेगा। तो अब देखो लार्ज स्केल में, तो यानी कि कहने का मतलब ये जितने भी चार थे वो फेल कर गए, जिस हिसाब से बने थे उस हिसाब से वो रिजल्ट नहीं दे पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि रूरल में अभी भी 70% से ज़्यादा लोग रह रहे थे और अर्बन में कम थे। वर्किंग क्लासेस अर्बन में वर्किंग क्लासेस थे, उसको भी टच नहीं किया था, ओनली इंटेलेक्चुअल क्लास को टच किया, यानी कि अर्बन को भी पूरी तरीके से ये टच नहीं किया, क्योंकि वर्किंग क्लास से कम पढ़ा लिखा आदमी लोग है, तो क्या समझ में आएगा। यानी कि पूरी तरीके से लूफॉल्स पहले का इंडियन नेशनल मूवमेंट में। आगे देखो, उसमें क्या हिंदू मुस्लिम यूनिटी का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 1905 में तो बीच बो दिया गया था, और उससे पहले तो कोशिश कर ही रहा था कि उसको थोड़ा अपीसमेंट कर दे मुस्लिम को, ताकि इस तरफ ले आए, और बाद में फूट डाल के वही राजनीति का रोटी सेकना है। फिर अब क्या हुआ, और उसके बाद अलग से पीजन मूवमेंट भी हो चला है, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो अब देखो इस बीच क्या हुआ, इस बीच एक कोई आदमी साउथ अफ्रीका में, देखो अब साउथ अफ्रीका में ऐसा क्या, देखो ये तुम लोग को समझना बहुत जरूरी है एक चीज, क्यों इंग्लिश क्यों सॉफ्ट रहा गांधी जी की तरफ। देखो अब एक आदमी है, बूढ़ा आदमी आराम से उसको हटा सकता था, बड़ा बात नहीं है। सिस्टम एक स्टेट है, स्टेट एक आदमी के लिए क्या है, कुछ भी नहीं, आराम से उसको ऐसे कर कैसे रख देगा, है ना। मगर क्यों गांधी जी के प्रति क्यों सॉफ्ट कॉर्नर था। देखो गांधी जी ने कुछ किया था। साउथ अफ्रीका में एक बोर वार हुआ था, तुमको पहले बताए थे कभी, बोर वार हुआ था। उसमें वहाँ पे राइवल पावर था डच और इंग्लिश, दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा था। तो उसमें गांधी जी सपोर्ट कर दिए थे इंग्लिश को, तो इसलिए ये जेस्चर पसंद आया था इंग्लिश को, उसको बोलते हैं बोर वार साउथ अफ्रीका में। तो ये लंबा याद रखा इंग्लिश ने, बोला कि ये आदमी, क्योंकि हो सकता था बगावत हो सकता था उस तरफ, मगर लोगों को अपना इंडियंस को बोल के बोर वार की तरफ, बोर वार में क्या किया, इंग्लिश को सपोर्ट करवा दिया। तो इस चीज़ का बहुत फायदा मिला गांधी जी को। हो सकता है गांधी जी ने सोच के ही किया हो ये कि ब्रिटिश से वहाँ हो सकता है कभी हम जाए वहाँ पे, बहुत सारे रीजन हो सकता है। गांधी जी तो विजनरी लीडर थे ना, वो अभी करेंगे तो वो तुमको 20 साल 25 साल में नजर आएगा, वैसे लीडर एक एक स्टेप लेते थे सोच समझ के। तो देखो वही बोला गया कि जब डच और ब्रिटिश का बोर वार हुआ था साउथ अफ्रीका को कंट्रोल करने में, तो उन्होंने किसको सपोर्ट कर दिया, इनको। समझ गए बात को। टूल क्या था, देखो टूल क्या था, यानी कि कैसे करेंगे वो, तो पूरी तरीके से नॉन वायलेंस, सत्याग्रह और ट्रूथ, सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो अच्छा ही होगा, भले ही लेट हो जाए। दूसरा क्या था गांधी जी का वेपन, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, समझ गए, और सब धारा को इंटीग्रेट करना, क्योंकि साउथ अफ्रीका में हिंदू मुस्लिम डिफरेंट कास्ट ऑफ पीपल रहते थे, तो वहाँ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि सबको साथ लेके चलने में ज़्यादा फायदा है यदि कंट्री एज ए यूनाइट करना है तो। क्योंकि साउथ अफ्रीका, देखो साउथ अफ्रीका में हो क्या रहा था, साउथ अफ्रीका में हिंदू रीति रिवाज से कोई शादी करता है तो उसको मान्यता नहीं दिया जा रहा था, और गांधी जी इसी के लड़ रहे थे कि क्या जरूरी है खाली क्रिश्चियनिटी के हिसाब से करेंगे तभी दीजिएगा, जैसे ब्रह्म समाज वाला।
तो उसी के लिए किए थे। अब देखो, तो गांधी जी फाइटिंग फॉर इंडिया फॉर इंडियंस इन साउथ अफ्रीका जो बता चुके हैं। साउथ अफ्रीका में एज ए बैरिस्टर थे, बैरिस्टर मतलब जानते हो, लॉयर थे वो, ठीक है। तो वहाँ पे ये सभी समीकरण था। और गांधी जी एक बूढ़े आदमी 9 जनवरी 1950 को आते हैं हमारे भारत में, और उसी दिन को हम गौरव से कहते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस, कि बाहर से कोई आदमी आया जिसने फ्रीडम दे दिया हमको, है ना। तो होता है, बाहर का पावर है जी, NRI का पावर है। तो आए और इसलिए इनके उसके लिए गौरव करने के लिए इस दिवस को हम भारत क्या बोलते हैं उसको, बोलो, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी मतलब बाहर से लोग आना, ठीक है। तो वो अभी भी कन्वर्ट किया जाता है गांधी बाबा की वजह से। आगे देखो, तो जो गांधी जी का जो साउथ अफ्रीका का जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया भारत के लिए भी। तो देखो, सक्सेस इन साउथ अफ्रीकन एक्सपेरिमेंट, गांधी टेस्टेड हिज प्रिंसिपल इन साउथ अफ्रीका। हिज प्रिंसिपल वो क्या प्रिंसिपल था इनका लक्ष्य, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह एंड ट्रुथ। हिज एक्सपेरिमेंट गेव अ न्यू इमेज ऑफ गांधीयन पॉलिटिकल लीडर, क्योंकि इनका जो अनुभव था बहुत डिफरेंट था। यही तो कारण है कि आइंस्टाइन बाद में सपोर्ट किए कि नहीं किए। तुम लोग को जो अनसीन पैराग्राफ दिया गया था उसमें तो बहुत कुछ मैंने दिया ही था, इसलिए वही पिकअप किया। मेरे पास बहुत ऑप्शन था, वो पिकअप किया क्योंकि तुम समझ जाओगे उनके बारे में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये टूल्स, ये सब टूल के वजह से गांधी जी को एक नया आयाम मिला, एक चेहरा मिला कि कोई लीडर इस फिलॉसफी से आगे बढ़ रहा है। इन साउथ अफ्रीका में भी वही किया, नॉन वायलेंस किया इन्होंने, सिविल डिसोबीडियंस किया, नॉन कोऑपरेशन किया। बताओ, ये हो चुका था बाबू ये सभी चीज़ साउथ अफ्रीका में भी, ठीक है ना, और सभी कारगर साबित था, ठीक है। तो आफ्टर कमिंग टू इंडिया इन 1915 ही ट्राइड कॉपी ऑल स्ट्रेटजीज एज अ वाइडर स्केल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यही छोटे जगह जो सीख के आए थे उसको बड़ा मास लेवल पे इंडिया में करने का प्रयास किया। कुछ नहीं, अनुभव, एक्सपीरियंस। तो साउथ अफ्रीका का जो एक्सपेरिमेंट है वो एक प्लेटफॉर्म दिया गांधी जी को भारत में, और उस प्लेटफॉर्म को गांधी जी ने यूज़ करके नेशनल स्ट्रगल में बहुत बड़ा भूमिका दिया है, और अपने लीडरशिप के वजह से बदौलत वो आगे बढ़ के बहुत कुछ हुआ, और उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं टाइम टू टाइम। गांधी वेल एक्सपीरियंस थे डिफरेंट टास्क को डील करने में, ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटी को डील करने में और डिफरेंट रिलीजियस पीपल को डील करने में। जनों को त्याग दिए थे, क्योंकि जनों हिंदू के प्रतीक है, इसलिए जनों को भी त्याग दिए थे। सोचो, अभी तो आदमी जानबूझ के जनों दिखाता है कि देखो फोटो ठीक से लेना, ठीक से लेना, जनों आना चाहिए, है ना। देखो नहीं आया तो आप कान पे चढ़ा देते हैं, इसे ठीक से आना चाहिए। और कमेंट, चंगड़ा लोग बैठा है किस लिए, कमेंट मारना और उसके बाद अपना घर में देखना, बोलना, सबको लाइक कर दे। इससे ट्रेंड होगा मेरा सोशल मीडिया में, बोला कोई जनोधारी आया है। ये है अभी कंट्री का एथिक्स, इतना गंदा हो गया है। ये हम है, वो है, या पार्टी हो रही है। क्या पॉलिटिशियन को बोलने का जरूरत है ये सब चीज़? पॉलिटिशियन सब ये बोल रहा है, बताओ। अभी इतना बुरा स्थिति आ गया पॉलिटिशियन का इस कंट्री में। तो ये जो पीएम, ये कोई भी पॉलिटिशियन बोलेगा तो उसका स्तर किस लेवल का है, समझने का प्रयास करो। ड्यू टू द सक्सेस ऑफ साउथ अफ्रीकन एक्सपेरिमेंट, मॉडरेट्स ऑफर्ड हिम द प्लेटफॉर्म एंड, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने झंडा गाड़ा साउथ अफ्रीका में, तो मॉडरेट्स, क्योंकि मॉडरेट्स का विचारधारा वही नॉन वायलेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स प्रेयर्स, बोले कि आइए बाबा, आइए, वेलकम है आपको। दे वर कन्विंस्ड बाय गांधीयन फिलोसफी से पूरा कन्विंस्ड है, पूरी तरीके से, और वे भी कन्विंस है कि वाह हमारा कोई इंडियन इतना करके आया है, वेलकम करते हैं ऐसे इंडियन को। कोई क्यों, आखिर आफ्टर ऑल सभी का गोल एक ही है ना, आज़ादी। नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ट्रूथ बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन ऑफ गांधी जी। With these weapons, Gandhi was able to mobilize the masses and created a place for him under leader to carry out national movement. He became the leader of India, a leader of different sections of society. आस्ते आस्ते क्या हुआ कि सभी के लीडर बन गए वो। क्यों? क्योंकि वो रास्ता उनका सही था। वो आपने, तुमको पता है, बहुत स्टबन थे गांधी जी, बहुत जिद्दी आदमी थे गांधी जी, कोई समझा ही नहीं आता था उनको, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो अपना ही स्ट्रेटेजी चलते थे। हम तो बोलते हैं जीत होना बहुत जरूरी है, मगर जीत होने के लिए तुमको पता होना चाहिए कॉज क्या है, तुम कितना सही हो, क्योंकि उनको पता था कि ये हम रास्ता मेरा सही है।
जब तुमको अपने रास्ता में पूरा विश्वास है तो क्या है 10 आदमी का सुनना। समझ रहे हो ना? तो गांधी बाबा भी यही किए हैं। अब देखो उसके बाद लगातार जो सत्याग्रह हुए हैं, चाहे 3 सत्याग्रह हुआ, चंपारण का हो, चाहे खेड़ा का हो, ठीक है, अहमदाबाद का हो, ये जो 3 सत्याग्रह है बाबू, ये कहाँ गांधी जी को लोकल लीडर से नेशनल लीडर बना दिया। समझ लो ना? अभी तक बहुत कम लोग जान रहे थे गांधी जी के बारे में, और पूरा हिंदुस्तान जानना शुरू कर दिया। कोई है ऐसा भी आदमी है, पूरा काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब मैं तुमको दिखाऊंगा अभी ग्राफ दिखाऊंगा गांधी जी कितना, गांधी जी अलग विजनरी है। अभी देखो किसी को लीडर बनना है ना, जैसे पॉलिटिशियन बनना है तो गांधी जी के बारे में जरूर पढ़े, ठीक है ना? गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ उसको फायदा होगा कि कैसे लीडर का विजन होना चाहिए, कि कैसे लेके चलना लोगों को। आज पॉलिटिशियन बन रहे हो, आप खाने के लिए बन रहे हो तो बाबा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तब तो छोड़ दो। सच में ही तुमको ट्रू सेंस में लीडर बनना है इस कंट्री के लिए, है ना? तो गांधी जी के बारे में पूरा किताब पढ़ो अच्छे से, उनका स्ट्रेटजी पढ़ो कि कैसे इतना दिक्कत के बाद भी कैसे किए थे। अब देखो इसमें देखो किसी का डिसहार्टेड नहीं होगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में चौरा चौरी इंसिडेंट हो गया वहाँ पे, हाँ उसको रिबैक कर लिए, तो कितना आदमी का तो दिल टूट जाएगा कि बताओ अभी कंट्री में इतना हो रहा था, हम अभी तूफान पे थे, पीक पे थे, अब ये आज़ादी हम ले सकते थे, मगर गांधी जी उसको पीछे कर दे। क्यों? वॉयलेंस हमें पसंद नहीं है, वॉयलेंस नहीं, क्योंकि अब हम उसको प्रमोट करते तो और गंदा वॉयलेंस हो जाता, तो कर दिए। मगर क्या गांधी जी जस्ट तोड़े तो क्या बैठ गए? नहीं बैठे, विलेज कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिए उसी समय, हाँ चरखा बनाना शुरू कर दिए, काम कर रहे थे। यानी कि एक्टिव पैसिव चला है, समझे ना? तो गांधी जी बुड़बक नहीं थे, ये नहीं कि करके चल दिए, नो, गांधी उसके बाद भी रिकंस्ट्रक्शन वाला काम करेंगे। धैर्य देखो वो धैर्य काम किया 1947 में आके। तो आज़ादी ऐसे नहीं मिलता है जितना आसानी से तुम लोग को मिल गया हाथी काटने के लिए यहाँ पे। अब वो भी जोड़ दे अब बाद में, जाओ चलो। धागा काटते थे हम मानते हैं, चलो तंज कसेंगे अच्छा नहीं लगेगा, गांधी जी के बारे में हम खराब, हम कौन होते हैं, चलो कोई बात नहीं। अभी हम अपना गुरु के बारे में पढ़ा रहे हैं, हम तो मज़ा आ रहा है हमको जो बात है। देखो इन ऑल 3 स्टेजेस तीनों सत्याग्रह में बाकी लीडर का कुछ अलग कॉन्सेप्ट। इनका कॉन्सेप्ट क्या था कि ये लीडर रूलर के भी है, लोग सभी के हैं, अर्बन के रूलर सबके, नीचे तबके के भी है। ये लीडर है गरीब आदमी का, ये लीडर है पीजेंट्स का, समझ गए ना? ये हर एक तबका के लीडर है जी, मैसिव लीडर लेवल पे लीडर बन चुके हैं ये। और यहाँ से ये 3 सत्याग्रह एक लोकल लीडर को, ठीक है ना, एक पॉपुलर लीडर बना दिया, और सभी ने वेलकम किया इनको हार्ट से, एकदम पूरा कनेक्शन। तुमको पता है कई जगह पे तुम देख लेना, पढ़ोगे, कई लोग तो भवानी समझने लगे थे इनको, और गांधी जी जो बोल दिए तो बोल दिए, ठीक है ना? गांधी जी का झलकी लेने के लिए बाबू, हमको नहीं लगता है कि पूरा अभी तक का हिस्ट्री में, हमारा हिंदुस्तान के हिस्ट्री में ऐसा कोई कैरिस्मेटिक कैरेक्टर जिसको देखने के लिए आदमी मरता। इनको देखने के लिए बाबू 2-2 दिन 3-3 दिन तक लाइन जमा रहता था ट्रेन में, लोग दूर से देखते थे कि एक झलकी दिख जाए बाबा का, ये क्रेज था। अभी तो सोशल मीडिया है, तुम लोग क्या जानते हो? अभी लगता है कि अभी का लीडर है, कुछ नहीं बाबू, अभी का लीडर का क्रेज कुछ नहीं है गांधी जी के सामने में। इतना ही नहीं, लंदन जाते थे तो आदमी बालकनी से देखता था इनको, समझ रहे हो ना बात को? तो ये कोई बोलेगा नहीं इस कंट्री में, क्योंकि किसी गांधी जी थोड़ी बनना है अभी के डेट में, अभी सबको अलगे बनना है, कुछ तंज है, समझ गए बात को ना? तो बनो तो ऐसा लीडर बनो ना कि यूरोपियन कंट्री में ठंडा लग रहा है फिर भी धोती पहन के जाएंगे हम। क्यों? हमारी डिटर्मिनेशन है, ठंडा नहीं लगेगा हमको। नहीं तो आदमी जाएगा यूरोपियन कंट्री में, जाएगा वो दूसरा कपड़ा पहनेगा, सूट पहनेगा, तो ठंडा लगेगा ना, धोती पहन के जा रहे हैं। अब पूरा बोला कि आपको स्पीच देना, बोला कि हमको स्पीच नहीं देना है, हमको घूमना है लंदन, हमको देखना है, कॉन्फ्रेंस करना है हमको, पूरा फोकस। क्यों आए हैं? काम के लिए आए हैं, मौज मस्ती के लिए नहीं आए हैं। इतना एस्पिरेशन, पीपल का एस्पिरेशन लेकर आए हैं इस कंट्री में, ताकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, कुछ लेके जाए हम कंट्री के लिए। क्या हुआ? फेल कर गया वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्यों? मतभेद हो गया वहाँ पे, और फिर जाकर बाबा अनशन पे बैठ गए वहाँ पे। फिर वहाँ से राजेंद्र प्रसाद मोहन मदन मालवीय आए वहाँ पे, बाबा अनशन से उठिए ना। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, समझने का प्रयास करो। देखो ये जो बोल रहे थे तुम लोग को,
ये कैसे हुआ? ट्रूस ट्रूस ट्रूस, एक्टिव एक्टिव एक्टिव। क्या बोलने का प्रयास है ये? सत्याग्रह हो रहा है, आराम से हो रहा है, सत्याग्रह हो रहा है जी, वो बढ़ा, एक्टिव स्टेट। फिर नीचे घटा, क्यों? चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट हुआ, नीचे गिरा वो, तो फिर ट्रूज हो रहा है। ट्रूज मतलब चरखा चल रहा है, खादी चल रहा है, नीचे वाला स्टेट। फिर ऊपर उठा, सीडीएम हुआ 1931 का, फिर वो गिरा नीचे, फिर ट्रूज हो रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है, फिर ऊपर उठा क्विट इंडिया मूवमेंट में। ये ग्राफ इस तरह गया है, समझे ना? उसके बाद तो बाबू जब तक आज़ादी नहीं मिलेगा करते रहो, थक गए हम। अब कितना ब्रिटिश को फेवर करेंगे हम? बहुत फेवर किए ब्रिटिश को। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कॉपरेशन किए, सेकंड वर्ल्ड वॉर में कॉपरेशन किए। क्या हमको जलियांवाला मासाकार दिया ये? हमको रोलत एक्ट दिया ये? तो क्या करेंगे कॉपरेट? उसको घुसा गए ना। अरे भाई तुमको हर समय कॉपरेशन कर रहे हैं और ये फेवर से कि था भाई कुछ तो कर देगा तुम हमारे कंट्री के लिए, और वो अलग एटीट्यूड दिखा रहा है। और उसके बाद ऐसे ही भड़क गया सब, नए नए लीडर भी क्रिएट हो गया है, तो बोला कि नहीं होगा इस फिलोसफी से, तो बस चल दिए गांधी जी भी। देखो तो अब यहाँ समझिए कि गांधी जी का जो स्ट्रैटेजी रहा है मास मोबिलाइजेशन को, कैसे ये मास को जोड़े हैं, ऐसा क्या खास बात था इनमें कि हो गया सब साथ में? तो देखो मास मोबिलाइजेशन, तो देखो इसमें मिडिल क्लास, लोअर क्लास, वुमेन, सिंपल लाइफ, ये सभी चीज़ें। देखो सिंपल लाइफ से बात करते हैं। देखो लैंग्वेज बड़ा सिंपल था इनका, ठीक है? लैंग्वेज कोई हाई फाई बात नहीं है, लैंग्वेज सिंपल है। अरे भाई हमको नॉलेज का थोड़ी प्रदर्शन करना है, हमको तुमको समझा देना है तुम्हारे भाषा में, तुम्हारा लैंग्वेज में बोल देना है हमको, तो करेक्ट कर लोगे उस चीज़ को। अब बड़ा बड़ा डिंगराबाजी कर रहे हैं क्योंकि इनको इंग्लिश नहीं आता था क्या? खुद बाहर रहे हुए आदमी हैं, जर्नलिस्ट आता था बाबू, उनको बहुत बढ़िया से बोलते थे, है ना? तो ये क्या है कि जाके नीचे तबका में जाके उसी के भाषा में बतिया रहे हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। वही बोल रहा है लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, सिंपलिसिटी ऑफ ड्रेस, बहुत सिंपल ड्रेस है, वे ऑफ लिविंग बहुत साधारण वे ऑफ लिविंग, डिफरेंट कास्ट ऑफ पीपल के साथ रहना, उठना बैठना, हर एक के साथ रहना। टूल क्या था इनका मास मोबिलाइजेशन का? तो इतना बढ़िया टूल कि सब कोई आदमी आकर आ जाए उसमें। नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, ट्रूथ जो किए थे बाबा वहाँ से महिलाओं के लिए, ठीक है? महिलाओं को बोलते थे कि मोबिलाइज करो, आप भी पार्ट बनो नेशनल मूवमेंट का। लोअर क्लास के लिए हरिजन मूवमेंट कर दिए, वहाँ पे कॉन्सेप्ट ले आया कि हरिजन है, सब हरि के देव है, सब हरि के बच्चे हैं, क्या है छुआछूत? कोई छुआछूत नहीं होता है। मिडिल क्लास को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किए। फिर हिंदू मुस्लिम का भी साथ में बीज बोए, जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस में हुआ था। पैसिव और एक्टिव में जानते हो ट्रूथ और स्ट्रगल चला है। जब नीचे गिरा तो उस समय चरखा वाला काम हो रहा है, जब ऊपर गिरा तो पूरा मूवमेंट हो रहा है। तो काहे नहीं आएगा? सभी तबके, जो गरीब थे सभी लोग अपने आप को गांधी जी के आइडियोलॉजी से कनेक्ट कर लिए कि हाँ मतलब सबका बात हो रहा है यहाँ पे पूरी तरीके से। तो लार्ज स्केल, वही गांधी जी की वजह से लार्ज स्केल मूवमेंट चला है। तो देखो वही जो तुम लोगों को बताया गया, विद द एंट्री ऑफ गांधी जी इनटू द इंडियन पॉलिटिक्स दे स्टार्टेड अ न्यू एरा ऑफ मास मोबिलाइजेशन। जैसे गांधी जी इंडियन सीन में आए, एक नया युग का आगाज हुआ, एक नया मूवमेंट का, जो अभी तक कभी भी विटनेस नहीं किया गया था भारत में, वो चीज़ होगा। क्यों? गांधी जी पूरा सबको जोड़ दिए, बाइंडिंग फोर्स है ना गांधी जी, सबको जोड़ दिए। बिफोर द एंट्री ऑफ गांधी जी मास मोबिलाइजेशन वाज कन्फाइंड टू अर्बन एरियाज ओनली, नो डाउट अबाउट इट। इससे पहले क्या अर्बन एरियाज तक ही सीमित था, बट जैसे ही गांधी बाबा आए ये रूरल एरियाज में चला गया, जिसमें लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, लोअर क्लासेस वाले हैं, पीजेंट्री है, वर्किंग क्लास है, सभी को जाकर टच कर दिया, महिलाएं हैं, सबको टच पूरी तरीके से। विद द कमिंग ऑफ गांधी जी नेशनल मूवमेंट बिकम ऑल पैन इंडिया मूवमेंट, यानी कि अब जो छोटे छोटे लग रहे थे वो नेशनल मूवमेंट ऑल पैन इंडिया मूवमेंट हो गया, यानी कि पूरा भारत में इसका असर देखना शुरू हो गया। He was the first to mobilize the Muslim masses at the large scale। पहला इंसान थे जो कि इतना मास जुड़ा था। गांधी जी का पहला स्पीच सुनोगे ना बाबू, सब भाग गया था, नहीं समझा कोई, उठ के चला गया था, फिर भी गांधी जी स्पीच दे रहे थे। तो इतना इंटेलेक्चुअल थे और इतना अपने आप पे भरोसा था इनको। भरोसा होना जरूरी है अपने आप पे, तुमको कुछ सुनने के लिए पहुंचे नहीं पहुंचे, तुम्हारा डिटर्मिनेशन क्या है। देखो अमित शाह जी जो है अभी होम मिनिस्टर, वो बाबू बहुत कम आदमी के सामने भी स्पीच दिए हैं। अभी देखो होम मिनिस्टर है, तो होते जो बनने वाले आदमी होते हैं ना, वो नहीं सोचते कि क्या है क्या नहीं है, वो करते रहते काम, जुड़ता ही जुड़ता है बाद में लोग, वो लोग समझता है कि हम ही बुर्बक थे, वो तो बहुत अच्छा है, समझे।
The Indian politics entered a new phase under Gandhi's with exhaustive mass mobilization. अब बोलता भारत का जो पॉलिटिक्स एक नया आयाम को टच किया गांधी जी के नेतृत्व में। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरी तरीके से मास मोबिलाइजेशन है। He was the first to proclaim that women need in India national movement. यानी कि पहला इंसान थे जिन्होंने महिलाओं का भी शक्ति को रियलाइज किया कि इनका भी जरूरत है मूवमेंट में। चार दीवारी हो गया, निकालो उसको घर से। While talking to हिंदू, जब हिंदू से बात करते थे तो बोलते थे कि ब्रिटिश एम्पायर क्या है? रावण है। देखो ये नेटिव लैंग्वेज का बहुत यूज करते थे। रावण है, रावण के साथ लड़ना होगा, सिंपल भाषा में दे रहे हैं, रावण है, समझे? और महिलाओं को सीता का रोल प्ले करना होगा। देखो क्रिटिसाइज कर रहे हैं गांधी जी। बाद में जाके ये चीज़ का भी क्रिटिक्स अपने तरीके से भूमिका वो करते हैं। बोलते कि जब गांधी जी सब रिलीजन को साथ में लेकर चलने का बात करते हैं तो काहे रावण और शैतान का यूज़ करते हैं? क्रिटिक्स का बोलना ये है। मगर गांधी जी तो पता है ना कि कंट्री में रिलीजियस बहुत ज़्यादा असर है। हम भले वो चीज़ को उस एंगल से ना लें, मगर हमको रिलीजन वाला इशू लेकर चलना ही पड़ेगा ताकि मोबिलाइज करने के लिए। बोल दे कि रावण है, आपको सीता का एक्ट करना होगा। खुश खुश चिरहरण होगा, चिरहरण होगा, पूरा 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 खुश। हाँ ये रावण है। क्योंकि लीडर कोई बोल रहा है, आज जाके उधर जाके बोल दिया मुस्लिम को कि शैतान है, शैतान उधर का शैतान है, लड़ना होगा, है ना? तो उधर से कनेक्ट। और बाद में क्या हुआ कि गांधी जी तो हर समय राम राज्य ही बात करते हैं, तो अल्लाह राज्य का कहाँ बात करेंगे? प्रोफेट मोहम्मद का राज कहाँ बात करते हैं? यहाँ से तो फिर वो हो गया। तो गांधी जी हमेशा हिंदू का ही बात करते हैं, गांधी जी का कुछ कॉन्सेप्ट अलग है। गांधी जी बस रिलीजन का कुछ कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हैं ताकि मास को मोबिलाइज करने के लिए। तो हुआ है, क्रिटिक्स अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं इस चीज़ को लेकर। देखो तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? वाइल टॉकिंग टू हिंदू, ये पोर्ट्रे करते थे कि ब्रिटिश एम्पायर क्या है? रावण है, और महिलाओं को रोल प्ले करना चाहिए सीता वाला। जब मुस्लिम से बात करते थे महिलाओं को क्या बोलते थे? ब्रिटिश एम्पायर शैतान है, ठीक है। He believed that entire nation should be participate in nationalistic struggle. इनका मानना था कि सभी करेगा तभी आज़ादी मिल पाएगी, दो तीन को आदमी करने से नहीं होगा। For this he maintained Hindu Muslim unity is the most requirement for the most important factor for your national movement. तो हिंदू मुस्लिम जब तक एक साथ नहीं जुड़ेंगे, जो कि पहले से फुट आ चुका है, अब समय आ चुका है दोनों को एक साथ करने का, क्योंकि यही दो धड़ा है सबसे ज़्यादा तगड़ा है। क्यों? उस समय ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान सब साथ में, तब मुस्लिम का भी जनसंख्या काफ़ी अच्छा खासा। तो समझने का प्रयास करो कि बाबा क्या कर रहे हैं। ये फोकस्ड ऑन पिजन लेबर यूनियन, पिजन लेबर यूनियन पे भी फुल फोकस, क्योंकि रूरल पिजन्स को क्लोजर ला सके, अर्बन वर्कर्स से नज़दीक जोड़ सको ना, अर्बन रूरल को कनेक्ट कर सको। अर्लियर द मूवमेंट क्या केवल अर्बन एरियाज तक ही था, तो जो गरीब आदमी, जो पिजन, जो गाँव देहात का था, उसको कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है देश में। कनेक्ट करने का प्रयास किए गांधी जी। सीखो बाबू लोग, सीखो, लीडर किसी को बनना है तो सीखो कैसे मास जोड़ा जाता है। तो इनका मास माइंड देखो कैसे किए गांधी जी, किस चीज़ से कैसे काम करते। देखो काहे गांधी जी को बहुत अच्छा मानता था लोग सब। गांधी जी इन वन सेंस सिंबलाइज एस्पिरेशन ऑफ मासेस इनटू द बेसिक लाइवलीहुड। क्या बता, गांधी जी एक सेंस से तुम लोग देखोगे तो मास को रिप्रेजेंट करते थे, उसकी इच्छा और आकांक्षा को दिखाते थे, एस्पिरेशन को दिखाते थे, ठीक है, उसके माइंड को दिखाते थे। अपना बताओ सीक्रेट थ्रेड भी, जनों भी छोड़ दिए, एबंडन कर दिए, और बहुत सिंपल पढ़ना शुरू कर दिए। ही यूज सिंपल लैंग्वेज, बता दिए इंटरेक्शन के टाइम में सिंपल लैंग्वेज, और रिलीजियस आइडियम्स का यूज़ करते थे। लोकबंदी है जो तो क्या बोलते हैं उसको, लोकतीज वगैरह जो होता है ना, लोकतीब जो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं एक बहुत अच्छा वर्ड है, भूल रहे हैं ईश्वर की क्या बोलते हैं, मुहावरा। हाँ, लोकती और मुहावरा ऐसे यूज़ करते थे। रामराज बोलते थे। हाँ, गांधी जी का भगवान है ना, सबको सुमन दे भगवान, है ना, सबको सुमन दे भगवान, कोमल को भी दे भगवान। देखो ही हैड अ कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थे वो। ही बिकेम द सिंबल ऑफ दोज हु आर नीडी एंड पुअर। बताओ, ये तो जन जन का बन गए लीडर। जो गरीब है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, उसके भी लीडर बन गए बाबा। तो आइडियोलॉजी और प्रोग्राम्स क्या था बाबा का? सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, स्किलफुल यूज ऑफ रिलीजन। देख रहे हो ना, स्किलफुल यूज, राम राज्य शब्द, शैतान शब्द, रावण शब्द, यानी कि रिलीजन का भी बहुत अच्छे से बारीकी से यूज करना, बढ़िया से ढंग से,
दांडी मार्च एग्जाम्पल दिखा, कोर्ट अरेस्ट दिखा, बहुत तरह का इंसिडेंट दिखा जहाँ पे गांधी जी अपने आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़े हैं। तो एनालिसिस क्या, व्याख्या किस तरफ होगा? देखो मैंने वो बोल दिया तुम लोग को, गांधी बाबा का क्रिटिसिज्म भी होता है, और हर आदमी जब शिखर पर रहता है तो उसका क्रिटिक्स होगा ही होगा, तुम जानते हो। कि काहे आप रिलीजन का नाम लेके मास मोबिलाइजेशन कर रहे हो? नंबर 1, राम राज्य की बात करते हो तो मुस्लिम तो अपोज करेगा ही आपसे, ठीक है। आप केवल लोअर क्लासेस का बात करते हो, दूसरा क्लास भी तो है इस कंट्री में, बड़ा वाला क्लास अब क्या वो भाग जाए छोड़ के? तो देखो अलग अलग तरीके से व्याख्या होता है। तो एट नेशनल लेवल गांधी इमर्ज एज ए लीडर बिकॉज ऑफ हिज यूनिक स्टाइल ऑफ मास मोबिलाइजेशन। नेशनल लेवल पे देखोगे, ऊपर लेवल पर गांधी जी तो मास लीडर बन ही गए थे, लोकल लीडर भी बन गए फर्स्ट, पहले तो लोकल लीडर बने थे, फिर पॉपुलैरिटी मिला इनको अपने एक्सपेरिमेंट से, रौलत एक्ट एजिटेशन से गांधी जी। क्योंकि रौलत अभी बताएंगे तुम लोग को, जो पंजाब के साथ गलत चीज़ हुआ है, सत्यपाल किचलू, ये सब इंसिडेंट बताएंगे तुम लोग को, तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट की वजह से गांधी जी कैसे आगे बढ़े हैं, मास लीडर बने हैं। तो जैसे रौलत सत्याग्रह हुआ था, जो गांधी बाबा ले गए थे, वो भी इनको नेशनल लीडर बनाया है। इट इज़ टू बी एडमिटेड दैट गांधी वॉज क्रिटिसाइज, गांधी को भले ही तुम सर्टन इश्यूज़ पे क्रिटिसाइज कर दो कि रिलीजियस एलिमेंट जैसे राम राज्य को आपने यूज़ किया हिंदू वो करने के लिए, हिंदू को मोबिलाइज करने के लिए, भले ही मुस्लिम को अच्छा नहीं लगा वो चीज़। मोरेवर गांधी जी ओनली स्पोक अबाउट, हाँ लोअर क्लासेस के बारे में ही बात करते थे, अपर क्लास पीपल के बारे में बात नहीं करते थे। विद ऑल दिस क्रिटिसिज्म गांधी जी इतना होने के बावजूद भी गांधी जी फिर भी सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है जो कि मास मोबिलाइज किए लार्ज स्केल पे, ठीक है, क्योंकि इंटेंशन इनका पॉजिटिव था, क्योंकि इनका इंटेंशन पॉजिटिव था। कभी कभी आप राजनीति में यूज़ करते हो, जैसे देखो केजरीवाल पूरा एजुकेशन को लेकर कितना, तो बोलना पड़ता है उनको भी। जैसे देखो तुम लोग को 2 दिन पहले I-12 पढ़ा गया कि क्या हुआ है, यूनियन टेरिटोरी वाला जो एक्ट में हुआ है, तो करना पड़ता है जी, करना पड़ता है। तो गांधी नेशनलिस्ट ये हो गया तुम्हारा। तो देखो कोई पूछेगा कि गांधी जी का नेशनलिस्ट स्ट्रगल बताओ, तो गांधी जी को पहले इंट्रोड्यूस कर दो कि इंडियन पीपल के लिए काम किए, ये वो, ये जरूरी नहीं है तुम लोग के लिए जानना। आगे देखो गांधी जी का रोल क्या रहा है, हिज यूनिक स्टाइल ऑफ मास मोबिलाइजेशन, ये बहुत अच्छा रहा है कि ताकि मासेस को जोड़ पाए, और कॉलोनियल हेजेमोनी के अगेंस्ट काम किए हैं, है ना, यानी कि जो सुपीरियरिटी था कि कॉलोनी दबा के रखा था, यानी कि ब्रिटिश दबा के रखा था हमारे कंट्री को, उसके अगेंस्ट उसके बुरेदों में काम करना। जो गांधी बाबा का जो रोल था एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है हमारे नेशनलिस्टिक स्ट्रगल में। फॉर द फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ हुआ है कि इतने लार्ज स्केल पे लोग जुड़े हैं, पैन इंडिया लेवल पे गया है। तो देखो उस समय बताए थे कि पैसिव स्टेट में कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है सत्याग्रह में, फिर एक्टिव बना तो ये NCM में कन्वर्ट हो गया, नॉन कॉपरेशन में, फिर चौड़ी चौरा हुआ तो फिर ये पैसिव स्टेट में चला यानी कि ट्रूथ स्टेट में चला गया, फिर एक्टिव हुआ तो CDM चला गया, फिर घटा तो फिर दूसरा काम हो रहा, फिर बढ़ा तो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, फिर घटा तो आगे बढ़ा, बहुत सारा काम हुआ। समझ गए बात को ना? तो इस तरह चला है बाबा का। तो एक्टिव फेज रिप्रेजेंट, देखो यही बोला कि एक्टिव फेज का मतलब क्या, ऊपर का बात, जहाँ NCM चल रहा है, CDM चल रहा है, तो उसका मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रल मास मूवमेंट। क्यों? संविधान में तो ये तो नहीं बोलेगा कि सब आदमी आ जाओ सड़क पे, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका हुआ ऊपर का, क्योंकि मैंने बताया था स्वदेशी मूवमेंट में तुम लोग को कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल था, बिल्कुल, हाँ वो वाला एक्सट्रीमिस्ट वाला, बिल्कुल। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल को रिप्रेजेंट करता था, एक्स्ट्रा लीगल मास मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता था। इट कंप्राइज ऑफ इंटेंस पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल वर्क कैरिड आउट बाय मासेस। तो क्या है तुम्हारा इसमें दिखता था कि क्या पॉलिटिकल, क्या आइडियोलॉजी से ये मासेस आगे बढ़ रहा है। हाँ आज़ादी चाहिए, हाँ पिजन को राहत चाहिए, हाँ हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, इस आइडियोलॉजी से आगे बढ़ रहा है मूवमेंट। आज़ादी का मतलब बाबू अलग अलग लिए अलग अलग होता है, ये बात समझो। हमारे लिए हो सकता है आज़ादी ये हो कि हमको पैसा मिल जाए, तुम्हारे लिए हो सकता है आज़ादी हो कि तुमको नॉलेज मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। तो हर एक तबका, देखो हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था तो सबका डेफिनेशन अलग था आज़ादी का, और सही बात है। एक पैसा सबके जेब में भर दो तो पैसा का मीनिंग कुछ और है सबके लिए। कोमल के लिए हो सकता है हाजमोला हो, है ना, सुमन का मतलब हो सकता है कि सुमनी हो, है ना, इसका मतलब हो सकता है कि हिंदू पेपर देना हो, कुछ भी हो सकता है। बार बार याद दिलाएंगे, बस लिंकिंग पावर है ना, लिंक हो जाता है, समझो। हम कब क्या बोल देंगे हमको भी पता नहीं रहता। देख लो
तो एक्सटेंसिव जो तुम्हारा है वो ऑर्गेनाइज रहा है, जो भी उनका वर्क रहा है पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज है। यूथ पीजेंट्स सभी लोग जुड़े हैं कि कॉलोनियल रूल से लड़ना है। एक्टिव फेज में क्या हुआ, देखो ये सभी तुम्हारा एक्टिव फेज में हो रहा है। और एक्टिव फेज में ये भी हुआ कि एक्टिव फेज में हमको दिखा, चाहे वो एनसीएम के रूप में दिखा हो, चाहे सीडीएम के रूप में दिखा हो, चाहे क्विट इंडिया, सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी। एक सार है कि क्या हुआ था। एक्टिव फेज हो गया। पैसिव फेज में क्या दिखा, जब स्टॉप कर दिया इतना इतना बड़ा बड़ा मास मूवमेंट, तो उस समय गांधी बाबा क्या बैठे हुए थे ऐसे करके? नहीं, उस समय गांधी बाबा और ज़्यादा काम किए हैं, जो पर्दे के पीछे काम होता है। देखो हिंदू मुस्लिम को कैसे जोड़े साथ में, स्मॉल स्केल और कटेज इंडस्ट्री कैसे चलाए, क्योंकि यही देगा रोजगार। खादी और चरखा को कैसे आगे बढ़ाए ताकि हमारा स्वदेशी वाला फीलिंग्स हो। कैसे हरिजन का, डिप्रेस क्लास का कैसे उत्थान करें। तो ये तो हो ही रहा है पैसिव स्टेज में। कोमल, तुम्हारा होता है पैसिव स्टेज, आता है? जब पढ़ती नहीं हो, घर में बैठती हो तो क्या करती हो बाबू? खाली सेल्फी लेती हो, सोती हो? ओ, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। टिकटॉक तुम बनाती थी पहले? बनाती भी तो क्या फ़ायदा होता, वो तो चला ही गया। देखो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स वाज यूज टू फिल द पॉलिटिकल गैप टू सस्टेन द मूवमेंट। ये कंस्ट्रक्टिव वर्क क्यों जरूरी था, यानी कि ये ट्रूज और पैसिव वर्क क्यों जरूरी था? क्योंकि जब मास मूवमेंट को तुम खींच दियो तो जान तो होना चाहिए ना। एक ही बार हो गया, अब कुछ नहीं हो पाएगा, यानी कि अभी लॉकडाउन लग जाए, तुम तो मानवतावाद से तुम्हारा विश्वास से टूट गया कि अब तो हम कभी सिविल सर्विस पास नहीं कर पाएंगे। तो फिर तुम उठेगा, बोले कि ना अब बहुत अच्छा समय है, अब आंसर राइटिंग पे ध्यान देंगे हम, समझे ना? अब ना हम जितना पढ़े थे उस पर ध्यान देंगे। तो पता चला कि क्लास में आता था उससे बेटर कर पा रहा है तुम पैसिव में, तो वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अब वो नहीं है तो क्लासों में आगे कुछ नहीं होगा। जो बात था तुमको बोल रहे हैं, खुश रहो। आशीर्वाद दिए हैं सबको चौथा पांचवा आइटम में। देखो क्या क्या टूल्स, क्या क्या आइडियोलॉजी, क्या क्या प्रोग्राम चला है बाबा का। देखो बोथ द एपरेटस, यानी कि यदि हम एक्टिव का बात करते हैं या पैसिव का बात करते हैं, सभी में एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल तुमको दिख जाएगा। पैसिव के टाइम में भी तो जो चरखा उरखा चला रहा है किसके लिए? डायरेक्ट उसके चैलेंज करने के लिए, लेकिन दोनों में गोल एक ही है। तो गांधी जी का जो स्टेटमेंट था कि सस्पेंशन ऑफ सीडीएम, ये बोल तो दिए थे गांधी जी जब सस्पेंड किए थे सीडीएम को, सेकंड वाला जो मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट, कि डज नॉट मीन सस्पेंशन ऑफ वार अगेंस्ट ब्रिटिश, वार विल ओनली एंड व्हेन इंडिया अटेन फ्रीडम एंड हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। वार तभी खत्म करेंगे जब हमारा संविधान होगा और ब्रिटिश ही इस कंट्री से भाग जाएगा, तब वार खत्म होगा, नहीं तब तक लड़ते रहेंगे तुमसे। इस स्ट्रगल ड्यूरिंग एनसीएम वाज आल्सो सीन एज विड्रॉल। एनसीएम को हटाना पड़ा कि नहीं हटाना पड़ा चौरी चौरा इंसिडेंट के वजह से? तो उस समय भी बात वही हुआ था, वार हटा नहीं रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, बहुत सारा वर्क होगा। तो इस तरह का बात चला है। तो यहाँ से तुम्हारा एक नया आयाम होगा शुरू, नेशनल क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ से गांधी जी का जो बहुत बड़ा रोल रहा है एनसीएम, जानेंगे क्या हुआ। तो एनसीएम में क्या क्या पढ़ोगे तुम लोग, फैक्टर्स, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस है जिसकी वजह से एनसीएम हो गया, क्या फीचर्स रहे हैं, क्या नेचर रहा, क्या लिमिटेशन रहा, और सस्पेंड क्यों हुआ, क्या फेलियर रहा है। हाँ, एक एनर्जी दिया, एक डायरेक्शन दिया है नेशनल मूवमेंट को इसने। हाँ, क्रिटिक्स आएंगे, अपने तरीके से व्याख्या करेंगे एनसीएम को। एम और ऑब्जेक्टिव खिलाफत कॉन्फ्रेंस का भी, क्यों दोनों एक ही में चल रहे हैं, इसको मर्ज करवाने का प्रयास है। खिलाफत बाबू गिर गया ऑटोमैन एम्पायर वहाँ पे, समझ गए ना, उधर ऑटोमैन एम्पायर गिर गया है, उसका इंस्पिरेशन ले लो, खींच लो इस तरफ। और कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम ऑफ एनसीएम, क्यों विलेज को ले जाना है ऊपर। तो देख लो क्या क्या हुआ है। एनसीएम एज अ नेशनल मूवमेंट, और एनसीएम कैसे हम नेशनल मूवमेंट में उसका व्याख्या करेंगे, ये सभी चीज़ ठीक है, नहीं करना तो पड़ेगा। दिल के अरमा तो कोई बात नहीं, आंसू में बहेगा बाबू, 4 पेज होगा अभी। देखो तो नीतीश का बात का है सीरियस ले, तो हम कभी अभी तक सीरियस लिए हैं। तो फिर देखो नीतीश, देखो अब देखो बाबू, गांधी जी एंट्री करते हैं सीन पे 1915 में,
ठीक है। तो 4 साल का बीटेक हो रहा है इनका, देखो 1916, 17, 18, 19, ठीक है। हाँ बिल्कुल होमवर्क कर रहे हैं, वही बीटेक कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो कितना बढ़िया दिया है। तो रौलत एक्ट आ गया 1919 में, रौलत एक्ट पंजाब वाला कि धर लेंगे सबको। हाँ देखेंगे अभी से कुछ कर रहा है, धर लेंगे इसको। अभी तो हम ऑन रिकॉर्ड, नहीं तो बहुत कुछ बोलने वाले थे, रहने दो। रौलत एक्ट उसका लेने में हमको मज़ा नहीं आता जो बात है। देखो सिंसियर स्टूडेंट का हम लेने में अच्छा नहीं लगता है। अब तुम लोग सोच लो किस लेवल का स्टूडेंट होगा तुम लोग। एनीवे देखो सत्याग्रह को लॉन्च किया गया यहाँ पे, ठीक है, रौलत सत्याग्रह। और रौलत सत्याग्रह क्या हो कि पैन इंडिया लेवल पे गांधी जी को राइज करवाया। देखो ये जो 3 साल का जो अनुभव लिए थे, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, जो 3 साल का रहा है, ये गांधी जी में जान भर दिया। और लोग स्वीकार कर लिए कि हमारा नेता कैसा हो तो गांधी बाबा जैसा हो, ठीक है ना। तो ये लोगों पे विश्वास आ गया। और जो ये अनुभव है, यानी कि 4 साल का अनुभव और 1 साल का दूसरा अनुभव, ये सब अनुभव की वजह से एक लोकल लीडर नेशनल लीडर बन जाते हैं। और नेशनल लीडर कब दिखता है? वो रौलट सत्याग्रह के टाइम में दिखता है, जब गांधी जी का स्टेटमेंट को, गांधी जी अपने स्टेटमेंट की वजह से रौलट जो भी लाया था उस तरफ, अब ब्रिटिश ने उसको लगता है, टच करते हैं, अपने वॉइस से टच कर लेते हैं वहाँ पे और हटाना पड़ता है। तो यही चीज़ बोले कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, जाओ हम 1920 में लॉन्च करते हैं, हम कोऑपरेट करेंगे ही नहीं सरकार को। और यहाँ से एनसीएम शुरू हो जाता है। तो एनसीएम ऐसे नहीं हुआ, एक लंबा अनुभव के बाद एक रौलत सत्याग्रह हुआ, उसके बाद हुआ है, और उसके बाद जलियांवाला मासाकार हुआ है। अब हमको करना पड़ेगा। अरे बैसाखी के दिन लोग जा रहे थे वहाँ पे, बढ़िया बात कर रहे थे, तुम काहे कर दिया रे? तुम कैसे ऐसे बिना बोले हुए कैसे अटैक कर देगा तुम? अभी तक ब्लॉट है बाबू, हमारे इंडिया में अभी तक ब्लॉट है, वो कैसे मार सकता है कोई पीसफुल प्रोटेस्ट को? होना ही नहीं होना चाहिए। उसके बाद अलग अलग राजनीति, बहुत गंदा हुआ था जी। उसके ऊपर कमीशन बैठे, कमीशन में कुछ रिपोर्टिंग नहीं ठीक से पेश किया गया, गांधी जी को खुन्नस इस चीज़ का लेके। देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, गांधी जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो 1920 से लेकर 22 तक लार्ज स्केल मूवमेंट को जोड़े हैं। मैं देखो क्या हुआ, जलियांवाला मासाकर, पंजाब रॉन्ग, ठीक है। पंजाब रॉन्ग से पहले रौलत एक्ट देख लो कि रौलत एक्ट क्या, वो क्यों लाया गया था, ताकि जिस हिसाब से मूवमेंट बढ़ रहा था कंट्री में उसको सप्रेस करने के लिए। क्यों? अब देखो प्रोटेस्ट जो हो रहे थे पंजाब में, देखो अब रौलत एक्ट क्या हुआ, क्योंकि सत्यपाल और किचलू अरेस्ट कर लिए गए थे यही रौलत एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब पीसफुल प्रोटेस्ट को मार दिया सभी लोग ने, ये जनरल डायर के हुक्म उससे, ऑर्डर से, समझे बात को। तो आगे देखो खिलाफत का क्वेश्चंस भी था एक कि बाबू खलीफट गिर गया, वहाँ पे खलीफा गिर गया है ऑटोमन एम्पायर का, तो वहाँ मुस्लिम का सेंटीमेंट हट हुआ, क्योंकि मुस्लिम एम्पायर को पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है टर्की में, गिर गया। और यहाँ का मुस्लिम लोग त्राइमाम, ठीक है ना। और कॉमन एनिमी ब्रिटिश, गांधी बाबा बोले कि सही टाइम है, हिंदू मुस्लिम जोड़ देंगे, है ना। इतना प्रॉब्लम है, आओ ना, हम तुम समझ रहे, तुमको नहीं मिला है ना मुस्लिम, हम भी तो मुस्लिम है, क्या दिक्कत, आओ सब साथ को जोड़ रहे हैं। क्यों? पता है कि जोड़ना है, किसी तरह जोड़ना है, इशू कुछ भी हो तुम्हारा मतलब नहीं है, हमको बस एक यूनाइट करना है। कॉमन एनिमी नहीं जानते, उससे पहले तो बीच तो वो ही दिया गया था कि पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट उसकी तरफ, ब्रिटिश की तरफ। तो खिलाफत समझ गए, और स्वराज सेल्फ रूल, तो ये सभी चीज़ क्रोनोलॉजी वाइज हुआ है। आगे देखो, तो जनरल एस्पेक्ट क्या है, एनसीएम के बारे में कोई तुमको पूछेगा तो तुम कह सकते हो कि ये मास मूवमेंट है, गांधी बाबा किए थे, 1920 से लेकर 22 तक गया है। ये पूरी तरीके से आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन है कि कोऑपरेट नहीं करेंगे सरकार को। ये फर्स्ट लार्ज स्केल मूवमेंट है गांधी बाबा का, कि गांधी जी इसके लीडर थे। द मूवमेंट को सस्पेंड करना पड़ा 1922 में, जब ये वायलेंट की तरफ बढ़ गए और वहाँ पे चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। क्या कारण था, क्या ऑब्जेक्टिव था एनसीएम का? तो पंजाब रॉन्ग बता दिए, जलियांवाला मासाकार इंसिडेंट हुआ, और रौलत एक्ट हुआ, खिलाफत इश्यूज हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का हुआ, 1919 नहीं होगा, चेम्सफोर्ड वाला, उसमें तो और पूरी तरीके से कम्युनल बढ़ावा दिया गया, सब दिक्कत थे। ये सभी इवेंट्स गांधी जी को बोले कॉपरेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है ब्रिटिश को, बोर वार में हो गया बात खत्म, अब नहीं होगा। तो रौलत एक्ट क्या था, सेडिशन कमेटी बैठा, हाँ, जस्टिस सिडनी के अंदर 1917 में, और इंटरप्रेट किया कि जो इंटरप्रेट किया, रिपोर्ट दिया 1919 में।
अनदर क्या हो उसके बाद फिर से और तुम्हारा NRKL और भी बहुत सारे एक्ट बने जो पूरी तरीके से दिक्कत देने वाला था। फीचर्स क्या था? ट्रायल ऑफ ऑफेंस बाय स्पेशल कोर्ट ऑफ 3 हाई जज, यानी कि किसी का भी ऑफेंस चेक करेगा जो 3 जज का रहेगा, वहाँ पे 3 जज का बेंच रहेगा। तो बहुत सारे चीज़ थे इसमें, यानी कि अरेस्ट कर लोगे बिना वारंट का, डिटेन कर लोगे, ठीक है ना, 2 साल तक रख दोगे जेल में। सत्याग्रह सभा वॉज फाउंडेड, सत्याग्रह सभा फाउंड किया गया था 1919 में बॉम्बे में गांधी जी के द्वारा। गांधी जी प्रेसिडेंट थे इस सभा के, ठीक है। ये प्रोटेस्ट करना चाहते थे इस चीज़ से, टू प्रोटेस्ट द एक्ट, यानी कि ये जो तुम्हारा रौलत एक्ट था उसके प्रोटेस्ट में गांधी जी ऑन 6 अप्रैल यानी ऑल इंडिया हड़ताल कैरी आउट हो गया, यानी कि 1900 में ऑल इंडिया हड़ताल होगा, ठीक है। उसको अब्दुल बारी भी सपोर्ट किए थे, जिन्ना थे, देखो मालविया थे, ठीक है, सेंट्रल एस सभी सपोर्ट किए हैं इनको। रिजाइन कर दिए जी, क्यों? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स करेंगे ही नहीं, ऑफिस से निकल जाएंगे, नहीं करेंगे काम। सत्याग्रह वॉज अपोज्ड बाय, कई लीडर थे जो अपोज किए, जैसे तुम्हारा तेज बहादुर सप्रू ने किया था, SN बनर्जी ने किया, एनी बेसेंट ने भी किया था। एनी बेसेंट को पसंद नहीं आया था शुरू में गांधी जी का तौर तरीका, जो बात है। डिस्टर्बेंस एंड वायलेंस इन दिल्ली में, अहमदाबाद में, अमृतसर में होना शुरू हो गया डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो उसके बाद देख लो चंपारण, क्योंकि चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और रौलत एक्ट, ये 4 जो इशू हैं, पहले तो 3 इशूज़, एक बार फिर रौलत एक्ट का, ये 3+1 इशू, 4 इशू, यही लोकल लीडर को नेशनल लीडर बना दिया, जो कि गांधी बाबा बन गए बाद में जाके, ठीक है। तो पंजाब रंग से कल करेंगे, उसके पेज में है वहाँ पे, ठीक है। डेट्स इट फॉर टुडेज क्लास।